हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉस बॉटनी। तो आज हम देखेंगे जीनोम के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम सेल के बारे में पिछले वीडियो में देखा था कि सेल क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा था। साथ ही साथ उनमें जो विभिन्न ऑर्गेनेल्स होती हैं, क्या सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, तो इन सब के बारे में हमने क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन की जो डिटेल सीरीज़ थी वह भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इन सब का लिंक आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सेल्स होती हैं तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जीनोम, यानी जो भी जीन्स होती हैं, डीएनए होता है और किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीएनए अरेंज होती हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनका जो सबसे पहला टॉपिक क्या है, जीनोम, यानी हमें बेसिक से शुरू करना होगा कि आखिर जीनोम क्या होता है, तभी हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअली जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीन्स होती हैं, जीनोम होता है, जो भी डीएनए है, यह सब क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, तो हम इस जो भी वीडियो है इसमें डिटेल जीनोम के बारे में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अलग से और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो जीनोम होता है, तो जीनोम में हमें क्या क्या देखना है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो जो जीनोम है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यह इजीली आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसे टॉपिक वाइज क्या किया है, तोड़ा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी जीनोम के बारे में। सेकेंड है कंपोनेंट्स, यानी जो जीनोम कौन कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, मेजरमेंट, यानी जो भी जीनोम होता है तो किसी भी एनिमल्स में तो अलग अलग टाइप का क्या होगा, जो भी एनिमल्स होंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उसके मेज़रमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, यानी इनका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर 4 है नेचर ऑफ जीनोम इज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अभी जैसे मैंने बताया कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो भी जीनोम है उनका नेचर कैसा होता है, उनका यह कितनी संख्या में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सी वैल्यू, इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है सी वैल्यू, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, इसके बारे में। फिर 7 है टाइप्स ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस, यानी जो भी जीनोमिक सीक्वेंस है उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, इन सब के बारे में। फिर लास्ट है साइज ऑफ यूकैरियोटिक हैप्लॉइड जीनोम, यानी जो भी यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी हैप्लॉइड जीनोम है, ठीक है, तो उनका जो क्या साइज होता है, किस संदर्भ में हम नापेंगे, बेस पेयर्स, यानी बेस पेयर्स में उनका क्या क्या साइज है अलग अलग क्या ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसका भी एक चार्ट है, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीनोम के बारे में। ठीक है, कि जीनोम का इंट्रोडक्शन, यानी जीनोम आखिर में होता क्या है, तो इसे हम देखेंगे कि जो जीनोम होता है वह किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑल जेनेटिक मटेरियल का सम है, टोटल है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे हेरिडिटरी सब्सटेंसेस हैं जो क्या होती हैं, इनहेरिटेट होती है, कैसे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और यह किसे कैरी करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं एक ऐसा सब्सटेंसेस है, एक ऐसा पदार्थ है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, यानी उसे रखती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का कार्य करती है। और ये क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन के आधार पर ही जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होना है, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको कौन कंट्रोल करता है, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो
जीनोम क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या भी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उन सब के जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं उनके टोटल यानी उनका सम होता है, तो कुल मिला के सभी को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जो क्या कहती है? जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है या जिसे हम कह सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे क्या करेगी? स्टोर करेगी और उसी के आधार पर फिर क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? कार्य करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। यानी जितनी भी प्रोसेस है, जो भी क्रिया करती है ऑर्गेनिज्म, उनका डेवलपमेंट से लेकर ग्रोथ से लेकर और जो उनके कार्य करना बिहेवियर, हर एक चीज़ कौन डिसाइड करता है? यही इनमें प्रेजेंट जो जीन्स होती हैं वही डिसाइड करती हैं, या जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, ठीक है। और यह क्या हो सकती हैं? जैसे अगर हम देखेंगे कि जो सेल होती है उनके या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकती हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इनमें जो टोटल जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उन सबको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑल जेनेटिक मटेरियल का सम क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो जीनोम है उसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे हम सूचना का भंडार भी कह सकते हैं। किसे? जीनोम को। तो जीनोम में ही तो सारे क्या है? इंफॉर्मेशन है और उन्हीं के आधार पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसे क्या कहेंगे? सूचना का भंडार कहेंगे, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। तो यह या तो डीएनए हो सकते हैं या आरएनए हो सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी जीव है उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। अब ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं? जो सेल्स से बनी होती है उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इनके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक आ जाएंगे, यूकैरियोट्स आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स जितने सारे हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। और इनमें कैसा जीनोम होता है? हमेशा डीएनए जीनोम होता है, ठीक है। इसमें आरएनए जीनोम नहीं होता। लेकिन जो वायरस होती हैं, तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यह सेल से नहीं बने होते हैं, इनमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। किसमें? वायरस में। इसके साथ साथ कैसे क्या हो गए? वीरोइड्स हो गए। जो वीरोइड्स होती हैं तो इनमें क्या क्या है? ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ने हाँ नॉन सेलुलर होते हैं, जिनमें क्या हो सकता है? डीएनए और क्या हो सकता है? आरएनए। दोनों में से जीनोम हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अगर जो वीरोइड्स होती हैं उसमें हम देखेंगे कि जनरली आरएनए होता है और इनमें प्रोटीन का जो कोट होता है वह नहीं पाया जाता। लेकिन जो वायरस होती हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन सीध भी पाई जाती है, ठीक है। और इनसे क्या होते हैं? वीरोइड से यह बड़े होते हैं। तो ये हो गया जीनोम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं जीनोम के कंपोनेंट्स के बारे में कि इसे जो जीनोम है वह कौन कौन से हैं। पहला होता है न्यूक्लियर जीनोम और ऑर्गेनेले जीनोम, यानी जो भी अभी मैंने बताया था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होती है तो वह कहाँ प्रेजेंट होती है? या तो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑल जेनेटिक मटेरियल का सम क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स का। पहला होता है न्यूक्लियर जीनोम, दूसरा है ऑर्गेनेले जीनोम, ठीक है, ऑर्गेनेल जीनोम। अब फर्स्ट है न्यूक्लियर जीनोम। तो जो न्यूक्लियर जीनोम है तो यह नाम से ही स्पष्ट है, यह कहाँ पाया जाता है? जो भी सेल है उसकी न्यूक्लियस में क्या होता है? पाया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनेल जीनोम होता है यह कहाँ होता है? जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो इन सब में जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऑर्गेनेल जीनोम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो न्यूक्लियर जीनोम होता है, यानी जो भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जीनोम होते हैं वह कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, यानी रेखीय होते हैं। इस तरीके से रेखीय होते हैं।
और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं वह लीनियर, अधिकतर लीनियर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। और जो भी लोअर यूकैरियोट्स होती हैं, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट भी कहते हैं, प्रोटोजोआ। तो इन सब में क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, जो न्यूक्लियस है उसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वह इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलर होता है। इसे एक सेल से दूसरे सेल में पास भी किया जा सकता है। और जो प्लाज्मिड डीएनए होता है यह नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है, जो तो इसे हम जो नॉन क्रोमोसोमल है या क्रोमोसोमल है, इसका डिफरेंस हम अभी आगे देखते हैं उनके नेचर में, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वह लोअर यूकैरियोट्स में, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे किस में, ईस्ट में पाया जाता है क्या, प्लाज्मिड डीएनए 2 माइक्रोन इनके सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर जीनोम के बारे में। फिर है जो ऑर्गेनेल जीनोम। तो ऑर्गेनेल जीनोम ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनेल्स में पाए जाएंगे, यह स्पेसिफिक 2 ऑर्गेनेल्स में ही पाए जाते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह क्या होंगी, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होती है वह एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, तो ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। तो जिसमें अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट जीनोम कहलाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वह क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहलाती है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, तो इनमें जो भी जीनोम पाया जाता है वह क्या होता है, मोस्टली सर्कुलर होता है, ठीक है। तो जो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके जीन्स के क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। ये एक अलग से बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो हम इसमें यह देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनेल जीनोम है उसमें क्या क्या होते हैं, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए उनका खुद का डीएनए होता है, तो वह क्या कहलाता है, ऑर्गेनेल जीनोम, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। जीनोम हमने देख लिया, अब उसे क्या करना है, हमें मापना है, क्योंकि सभी जीनोम का साइज तो एक ही नहीं होगा, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में क्या है, जीनोम प्रेजेंट है, लेकिन सभी का साइज क्या है, अलग अलग है। तो अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। तो जो जीनोम का साइज है उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इसका उपयोग करते हैं उसे हम देखेंगे। तो जो जीनोम का साइज होता है, तो इसे अगर हम देखेंगे कि जो उनका वेट होता है, यानी उनका मास होता है, द्रव्यमान के आधार पर किस में मापते हैं, पिकोग्राम में, ठीक है। यानी जिसका वो वेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी सामान है तो उसके लिए किलोग्राम या जो भी इकाई है, ठीक है, यूनिट है, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जीनोम होती है उनके साइज़ को मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिकोग्राम, जो उनका क्या बताता है, वेट बताता है, ठीक है। यह पिकोग्राम क्या होती है, एक मापन की यूनिट है, ठीक है। अब जो इसका यूज़ विभिन्न प्रकार के जो भी मेडिकल टेस्ट होती हैं उनमें किया जाता है, और यह कैसे अपना रिपोर्ट करते हैं, पिकोग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से यह रिपोर्ट करते हैं, जो भी मेडिकल टेस्ट होती है उसमें, ठीक है। तो पहला तो हो गया उनके वेट को मापना, ठीक है। या फिर हम उसे कैसे माप सकते हैं, उनके नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यानी जो भी बेस पेयर्स होती हैं उनकी संख्या के आधार पर हम जो भी जीनोम है उनका साइज माप सकते हैं, ठीक है। तो जो पिकोग्राम है तो उसका अमाउंट यानी यह किसके इक्वल होता है वो हम देखेंगे, क्या है, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -12 ग्राम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसे बेस पेयर में हमें कन्वर्ट करना है तो यह बेस पेयर में कैसा होगा, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 978 मेगा बेस पेयर, ठीक है। कैसा,
मेगा बेस पेयर, तो इसे हम MBP लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मेगा बेस पेयर में हम देखेंगे तो कितने होते हैं, 1 मिलियन बेस पेयर, यानी 10 लाख बेस पेयर होते हैं, ठीक है। 1 मेगा बेस पेयर में 1 मिलियन बेस पेयर या 1000 किलो बेस पेयर, तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जो भी 1 पिकोग्राम का मान कितना होता है, अगर हम इसे बेस पेयर में देखेंगे तो 978 मेगा बेस पेयर होता है, किसके इक्वल टू 1 पिकोग्राम के, ठीक है। तो यह मास में हो गया। और दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी जो भी बेस पेयर्स होती हैं उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है। तो बेस पेयर, तो यहाँ मैं बता देती हूँ, आप सभी जानते भी हैं कि जो भी बेस पेयर क्या होते हैं, जो भी नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स होती हैं और वह एक दूसरे से क्या होती हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब यह मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, जैसे पिरिमिडीन हो गए, थायमीन, पिरिमिडीन और प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। यह नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें यह स्पेसिफिक सी अरेंजमेंट होता है, जैसे एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन और जो साइटोसिन होता है उसके साथ ग्वानिन, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, बेस पेयर। तो इनकी जितनी संख्या होती है उनके आधार पर हम किसी भी जीनोम का साइज माप सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम का देखते हैं तो इनमें कितने होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर होती हैं। और यह जो भी जीनोम होती है, जैसे जो भी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 इनके सेट्स होते हैं, जोड़ी, यानी 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो 23 सेट क्रोमोसोम्स होती है उनमें यह जो 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं वह क्या होती हैं, फैले हुए होते हैं। तो यह हो गया ह्यूमन जीनोम का मान। और 1 बिलियन में कितना होता है, 1000 मिलियन, यानी 100 करोड़। तो 3 बिलियन है तो 300 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग इतना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अन्य ऑर्गेनिज्म होती है तो उनमें भी हम बेस पेयर के नंबर के आधार पर उनका साइज माप सकते हैं। तो जीनोम के रेंजेस अगर हम देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्रोकैरियोटिक क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो इनमें इनका साइज कितना हो सकता है, 10⁶ बेस पेयर से कम हो सकता है। और जैसे जो भी यूकैरियोट्स जैसे एम्फीबियंस होती हैं तो इनमें 10⁻11 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये उनके रेंजेस हैं। और अगर हम देखेंगे कि अधिकतर जो यूकैरियोट्स का जीनोम होता है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया उनके मेजरमेंट के बारे में। जीनोम का मेजरमेंट कर लिए, ठीक है, उन्हें माप लिए, उनका साइज। अब आगे क्या देखेंगे, उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें तो एक ही नहीं होगा, तो इनके जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होती हैं तो उनमें जो जीनोम है उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है, उसे हम देखेंगे। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इससे पहले भी मैंने बताया, नॉन सेलुलर यानी इनमें कोई भी सेल्स का स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, सेल्स नहीं है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, जो भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सभी आएंगे, ठीक है। तो नॉन सेलुलर में क्या आता है, क्या आएगा, पहला तो वायरस होगा और दूसरा होगा वीरोइड्स, ठीक है। तो वायरस किसके अंतर्गत आएंगे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो वायरस में क्या होता है, जो भी जीनोम होता है तो यह या तो डीएनए जीनोम हो सकता है या आरएनए जीनोम हो सकता है, यानी इनमें दोनों होती हैं। और यह क्या होता है, इनका एक जेनेटिक मटेरियल होगा जो एक आवरण से घिरा रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो भी शीट होती है वह क्या होती है, प्रोटीन की, ठीक है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल में हम देखेंगे क्या होगा, डीएनए वायरस, यानी जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो यह सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल भी और डबल भी, या लीनियर और सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम ऐसी किस्में होगा आरएनए वायरस, यानी जिनमें क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। यह भी सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और लीनियर या सर्कुलर हो सकता है, यानी रेखीय और सर्कुलर, गोलाकार, ठीक है। तो यह हो गया पहला वायरस के बारे में। और इसी में दूसरा हम क्या देखते हैं, वीरोइड्स। तो जैसे
वायरस है वह क्या कहता है, इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है। उसी तरीके से जो वीरोइड्स होती हैं अभी प्लांट्स को क्या करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। लेकिन जो वीरोइड्स होती हैं वह क्या होती हैं, वायरस से छोटी होती है और इनमें प्रोटीन का कोड भी नहीं पाया जाता। अगर इनका जेनेटिक मटेरियल हम देखेंगे तो इनमें डीएनए नहीं, क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, जीनोम होता है यानी आरएनए होता है। और यह क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड और साथ ही सर्कुलर होता है। तो इनमें आरएनए कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, ठीक है। तो पहला हो गया क्या, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें दो ही आएंगे, वायरस और क्या, वीरोइड्स, ठीक है। वायरस में दोनों हो सकते हैं, वीरोइड में केवल एक ही होता है, आरएनए, जो भी कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीव आ जाएंगे किसमें, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें अगर देखेंगे तो बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, पहला होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे कि इनमें कैसा कैसा डीएनए होता है। पहला होता है क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा होता है प्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है, तो जो भी क्रोमोसोमल डीएनए है तो प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे कि इनका तो कोई पूर्ण डेवलप्ड क्या है, यह सेल नहीं होती है, यह पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। तो इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वह भी पूरी तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो डीएनए होता है यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वह प्रेजेंट होती हैं और मोस्टली कैसे होती हैं, सर्कुलर होती हैं। और अगर हम देखेंगे तो इनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो उनमें जो पाया जाने वाला जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वह नहीं होगा, ठीक है। यानी जो भी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है वैसा, तो इनमें केवल क्रोमोसोमल डीएनए होता है यानी जो फैले हुए होंगे, और कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और कैसा होगा, मोस्टली सर्कुलर होगा, ठीक है। दूसरा होता है प्लाज्मिक डीएनए। तो जैसे जो बैक्टीरियाज होती हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन सब में क्या होता है, प्लाज्मिक डीएनए होता है। और यह जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे क्या होता है, अलग होता है, और यह कैसा होता है, हमेशा सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी इस तरीके से प्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। जीन ट्रांसफर वेक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर किया जा सकता है, कौन, प्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में। हम देखते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में दो टाइप के डीएनए होंगे, एक तो होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर। तो नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लियर एक्स्ट्रा यानी न्यूक्लियर के बाहर जो डीएनए होता है, जो भी न्यूक्लियर के बाहर जो होगा उसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यह क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मोस्टली कैसा होता है, इस तरीके से सर्कुलर होता है। और न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनमें जो प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया। अब जो क्रोमोसोमल डीएनए है यानी न्यूक्लियर डीएनए में भी दो टाइप्स होंगे, क्रोमोसोमल डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है और कैसा होता है, लीनियर होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जिसे हम कहेंगे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए और मोस्टली कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब क्रोमोसोमल डीएनए तो नॉर्मली है जो इस तरीके से क्रोमोसोम्स में अरेंज्ड होंगी, ठीक है। लेकिन जब इसे रिपेयर करता है, जब डीएनए स्ट्रैंड टूट के बाहर हो जाते हैं, जब इनके रिपेयर का कार्य होता है, तो यह जो डीएनए स्ट्रैंड बाहर हैं रिपेयर के दौरान, तो वह क्या बना लेते हैं, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए बना लेते हैं, जो हमेशा मोस्टली क्या होते हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक है, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। और यह क्या करती हैं, जो भी ह्यूमन कैंसर सेल्स होती हैं उनमें अपना हेल्प करती हैं, उन्हें यानी उनके डेवलपमेंट में अपना योगदान देगी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के बारे में। और जो भी प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें क्रोमोसोमल एंड प्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होती है उनमें किस तरीके का जो भी डीएनए यानी जो भी जीनोम है वह पाया जाता है, ठीक है। हमने नेचर देख लिया अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जीनोम का। अब उसी में आगे हम देखेंगे सी वैल्यू के बारे में कि सी वैल्यू क्या होता है। तो यह बहुत ही सिंपल है कि जो भी डिप्लॉयड यूकैरियोट्स में हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट इन पर न्यूक्लियस, तो डिप्लॉयड यूकैरियोट्स में
पर न्यूक्लियस हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि डिप्लॉइड सेल क्या होती है और हैप्लॉइड सेल क्या होती है। ठीक है, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो जो डिप्लॉइड सेल होती है, तो अगर हम ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेंगे तो जो भी सोमेटिक सेल्स होती है, ठीक है, तो जो सोमेटिक सेल होती है तो उसमें क्या होती है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होती हैं उनकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, यानी जैसे 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। 23 पेयर्स यानी हो जाएंगे कितने, 46 क्रोमोजोम्स, यानी एक क्रोमोजोम्स है उसका एक कॉपी साथ में प्रेजेंट है। उसी तरीके से जितने सारे क्रोमोजोम्स होंगे, कितने, 23, तो उसकी कॉपी भी उसमें प्रेजेंट होगी, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड सेल। जो भी किसी जो क्या होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। लेकिन जो हैप्लॉइड सेल होती है तो इसमें क्या होती है, जो भी क्रोमोजोम्स होती है उनकी क्या होती है, सिंगल हुई होती है, यानी एक ही क्रोमोजोम्स होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोजोम्स ही होंगे, यानी एक एक क्रोमोजोम्स होंगे। तो यह क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड सेल। और हैप्लॉइड सेल क्या होती है, जो भी गैमीट्स यानी जो एग है, स्पर्म सेल है, तो ये सब सेल क्या होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, और डिप्लॉइड में क्या हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम्स यानी 23 पेयर्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि डिप्लॉइड सेल क्या है और हैप्लॉइड सेल क्या है। और अधिकांश सेल क्या होती है, डिप्लॉइड सेल ही होती है। अब डिप्लॉइड यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे तो डिप्लॉइड यूकैरियोट्स का मतलब क्या है कि डिप्लॉइड यूकैरियोट्स यानी ऐसे यूकैरियोट्स जिनमें डिप्लॉइड सेल है, जिनमें कितने होते हैं, जो भी क्रोमोजोम्स होती है। तो एग्जाम्पल में हम ह्यूमन का देख रहे हैं तो इनमें 23 पेयर्स होती हैं क्रोमोजोम्स की, यानी प्रत्येक क्रोमोजोम्स की एक कॉपी होती है, तो टोटल हो जाते हैं 46 क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो इसमें हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट की पर न्यूक्लियस में उसकी मात्रा, तो जैसे एक न्यूक्लियस में हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट क्या कहलाएगा, यह तो डिप्लॉइड हो गया। और हैप्लॉइड यानी एक सेट 23 क्रोमोजोम्स को ही हम लेंगे, क्यों, क्योंकि यह तो सेम ही है। ठीक है, जो 23 क्रोमोजोम्स है तो उनमें क्या होगी, जो भी हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, यानी हैप्लॉइड में हम 23 को मान रहे हैं, हैप्लॉइड का माने क्या हो गया, एक सेट। ठीक है, तो इनमें जो डीएनए का कंटेंट है तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक मान है, यानी इन्हीं एक न्यूक्लियस में जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है, यानी केवल किसमें, 23 क्रोमोजोम्स में ही जो भी डीएनए हैं उनकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, सी वैल्यू कहते हैं। समझ में आया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वह क्या कहलाती है, सी वैल्यू कहलाती है। यानी एक सेल में अगर हम देखेंगे जो भी हैप्लॉइड सेल होती है तो उसमें कितने हैं, 23, लेकिन डिप्लॉइड में क्या हो जाता है, 23 की ही एक एक कॉपी आ जाती है। तो जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट का मतलब ये है कि जो 23 क्रोमोसोम्स है, यानी उनका क्या हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा, और उनमें जो डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है वह क्या कहलाती हैं, सी वैल्यू कहलाती हैं। अब इसका क्या करेंगे, अगर हम लोग को क्या करना है, किसी भी सेल का क्या करना है, टोटल मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हैप्लॉइड तो केवल एक सेट का बता रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी एक कॉपी प्रेजेंट होती है किसमें, डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड यूकैरियोट्स में, तो इसका क्या हो जाएगा, और इसका डबल हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट का दुगना हो जाएगा, तो उसका मान, टोटल मान आ जाएगा कि कितने टोटल डीएनए इसमें, डीएनए कंटेंट इसमें हैं। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे ह्यूमन जीनोम है, तो हैप्लॉइड जीनोम यानी जो 23 क्रोमोसोम से केवल उसका मान कितना है, 3 यानी उसका साइज कितना है, 3.3 बिलियन बेस पेयर, ठीक है, लगभग मान। तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल यानी 46 क्रोमोसोम्स में पूरे डीएनए कंटेंट का मान कितना हो जाएगा, 6.6 बिलियन बेस पेयर। तो जो बस हैप्लॉइड वाला मान है, जो एक सेट का मान है, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम एक लाइन में कह सकते हैं कि क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है उनके एक सेट, यानी एक जो
जो एक सेट होता है उसमें टोटल जो डीएनए का अमाउंट होता है वह क्या कहलाता है, सी वैल्यू कहलाता है। और जब वह डिप्लॉयड हो जाएगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे डिप्लॉयड कैसी होगी कि जो भी गैमिट्स होती हैं तो एक क्या क्या आएगा, मदर से, और एक फादर, यानी जो भी फीमेल और मेल गैमिट, ठीक है। तो उनका एक एक से 23 और 23, तो एक एक सेट आया, तो ये हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है। और यह फिर क्या होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जो भी उनके आगे की जनरेशन होगी, जो भी चाइल्ड होगी, उसमें 46 क्रोमोसोम्स इनमें होगा, जो एक माता का सेट होगा और एक पिता का सेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोम्स के एक सेट में प्रेजेंट टोटल डीएनए के अमाउंट को सी वैल्यू कहा जाता है। और इसे कैसे मेज़र किया जाता है, पिकोग्राम में, यानी पिकोग्राम में इन्हें मापते हैं, ठीक है। इसे मैंने पहले भी बताया। और वीडियो आपको ज़्यादा ही स्लो लग रही है तो आप प्लीज़ स्पीड करके देख लीजिए। सी वैल्यू हो गया, ठीक है। अब सी वैल्यू को आगे हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा उसमें, पैराडॉक्स, ठीक है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स, तो सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, तो यह सिंपल है। सी वैल्यू पैराडॉक्स वह है, यह एक ऑब्जर्वेशन है जो यह बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का अमाउंट या उसका सी वैल्यू, जो अभी हमने देखा सी वैल्यू का मान उनकी बायोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे रिलेट नहीं करती है, ठीक है। तो इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहा गया। अब यह क्या बताता है कि हम देखते हैं कि सी वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए की जो मात्रा होती है वह उसकी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब यह है कि कोई भी जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वह कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में किस तरह कार्य कर सकता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे तो उनमें बहुत सारी ऐसे ऑर्गेन्स होती हैं, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग ऑर्गेन होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वह उसके डीएनए की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उनके सी वैल्यू के मान पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जो साइज़ होता है, जो भी जीनोम का साइज़ होता है, वह कभी भी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जो सैलामेंडर्स होती हैं, जैसे एम्फीबिया के अंतर्गत जो आ रहा है सैलामेंडर्स, ठीक है। तो इसका जीनोम जो होता है वह किसे, ह्यूमन जीनोम से कितना बड़ा होता है, 10 गुना अधिक बड़ा होता है। लेकिन जैसे ह्यूमन में इनका जो बॉडी होता है वह कॉम्प्लेक्स होता है, यानी अलग अलग प्रत्येक कार्य के लिए जो ऑर्गन सिस्टम होती हैं उस तरीके से सैलामेंडर में नहीं होता है। उसी तरीके से हम देखेंगे मार्बल्ड लंग फिश जो होती है उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन जीनोम है उससे क्या होता है 40 गुना अधिक बड़ा होता है। लेकिन भी यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी जटिल जीव नहीं है, किसकी तरह, ह्यूमन की तरह। इसमें कम जीन है तो भी इनका बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है। जैसे अगर इसका साइज हम देखेंगे कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियर जीनोम है, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियर जीनोम, तो यह 132.8 बिलियन बेस पेयर्स होता है, किसका, मार्बल्ड लंग फिश का। वहीं जो ह्यूमन का है वह 3.2 बिलियन बेस पेयर होता है। लेकिन अगर हम इनका क्या देखेंगे, जो भी बॉडी देखेंगे तो वह अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसकी तुलना में जो ह्यूमन का बॉडी है वह अधिक जटिल होता है, यानी उसमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी जीनोम का साइज होता है वह उसकी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का इंडिकेटर नहीं होता है, यानी उसका साइज कभी भी यही नहीं बताएगा कि वह जीव कैसा होगा, ठीक है। और इसमें में हम देखेंगे कि जो से रिलेटेड स्पीसीज हैं उनमें भी यह क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसका कारण क्या था कि इसे क्यों ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे कि इसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि जीनोम है, ठीक है, जीनोम का साइज बड़ा है तो जनरली उसमें बहुत सारे क्या होंगे, बेस पेयर्स होंगे, डीएनए होंगे। लेकिन साइज बड़ा है लेकिन उसमें क्या होते हैं, जो भी डीएनए होती हैं वह सभी के सभी डीएनए क्या जीन्स या रेगुलेटरी सीक्वेंस को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें एक्स्ट्रा ऐसे डीएनए भी हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जीन या रेगुलेटरी सीक्वेंस को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। इससे हमें यह पता चला। जीन क्या होगा, वही जो डीएनए का एक सेगमेंट होता है और इस जीन्स में ही
डीएनए का एक भाग है क्या, जीन, और इसी जीन में ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि उसे आगे क्या कार्य करना है। यही प्रोटीन्स बनाते हैं वह एक्सप्रेस होती हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म के कार्य हैं वह सारे डिसाइड होती हैं और इसे कोड करने के लिए यानी कोड करते हैं। तो इनमें सभी डीएनए कोड नहीं करते हैं, इनमें एक्स्ट्रा भी डीएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या होती हैं, यह भी डीएनए का सेगमेंट है। जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनके साथ इनके एक्सप्रेशन को क्या करती है, रेगुलेट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इससे यही पता चला कि जीनोम तो प्रेजेंट है, उनका साइज भी बड़ा है, लेकिन उनमें जो सभी डीएनए हैं तो उनमें सभी क्या करते हैं, जीन्स या रेगुलेटरी सीक्वेंस को कोड नहीं करते हैं, जिससे उनका जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उनमें कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से जो भी रिलेशन नहीं है तो इन सबको ही क्या कहा गया, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहा गया। ठीक है, सी वैल्यू पैराडॉक्स हो गया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस। ठीक है, जीनोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो वही चीज़ है, केमिकली बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे नाइट्रोजीनस बेसिस भी कहा जाता है। जैसे जो भी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, तो ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है, इनका एक क्रम होता है। ठीक है, जिससे फिर जो डीएनए आरएनए का निर्माण होता है, और इससे फिर क्या होती हैं, जो भी क्रोमोसोम्स में या क्या होंगी, अरेंज होंगी, और उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है और जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, तो इन सब में यह होती हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, जीनोमिक सीक्वेंस, यानी उनका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो इसे क्या किया गया, जो रीएसोसिएशन काइनेटिक्स, तो यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी सीक्वेंस है यानी जो भी जीनोमिक सीक्वेंस है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या किया गया, जो भी जीनोमिक सीक्वेंस है किसमें, यूकैरियोट्स में, उन्हें 2 तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। पहला होता है नॉन रिपीटेड सीक्वेंस और दूसरा होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बहुत ही अधिक भिन्न होता है। तो नॉन रिपीटेड सीक्वेंस तो नाम से ही स्पष्ट है, रिपीटेड यानी रिपीट नहीं होने वाले सीक्वेंस, यानी ऐसा सीक्वेंस, यानी जीन का ऐसा सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस के आधार पर ही तो वह कार्य करेगा, वो कोड होगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो रिपीट नहीं होते हैं, उनका यूनिक होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, नॉन रिपीटेड सीक्वेंस कहलाते हैं। या जो भी प्रोकैरियोट्स में होती हैं, जो लोअर यूकैरियोट्स होती हैं, तो इनमें नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, जो यूनिक होते हैं, वह रिपीट नहीं होते। यानी एक सीक्वेंस है 1 2 3, तो यह रिपीट नहीं होगा, यह आगे 4 5 6 इस तरीके से होगा, यानी यही जो सीक्वेंस है वह दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो यह क्या कहलाते हैं, नॉन रिपीटेड सीक्वेंस। ठीक है, फिर दूसरा है रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस यानी ऐसे सीक्वेंस जो क्या होते हैं, रिपीट्स होती हैं। जैसे हायर यूकैरियोट्स में हम देखेंगे, जो भी प्लांट्स होती हैं, एम्फीबियंस होती हैं, तो उनमें लगभग 80% यानी उनका जो जीनोम होता है उसका लगभग 80% क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। ठीक है, और जब जीनोम का साइज़ बढ़ता है तो रिपीटेटिव सीक्वेंस का साइज़ भी बड़ा होता है, यह उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती हैं वह 2 टाइप्स की होती हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। जो फर्स्ट है मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस, या क्या होती है, जो भी जीनोमिक सीक्वेंस है, यानी एक जीनोमिक सीक्वेंस है तो इनकी क्या होगी, 100 से लेकर 1000 कॉपी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे ऐसा जीन्स जो कैसे कोड कर रहा है, आरएनए को कोड कर रहा है, तो इनकी कितनी कॉपीज हो जाएंगी, 100 से लेकर 1000, यह एक अनुमान मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इतनी कॉपीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर आरएनए के लिए जीन है तो वह इसे इनकोड कर रहा है, तो राइबोसोम बनाने के लिए इसे अधिक मात्रा में आरएनए की आवश्यकता है। तो अधिक के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा कॉपीज होगी, तभी वह ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तभी राइबोसोम बनेगा। ठीक है, तो इनकी अधिक कॉपीज होती है। इसी तरीके से जो हिस्टोन होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन आप जानिए जो डीएनए को बाइंड करेगा। ठीक है, तो इसकी भी अधिक कॉपीज होती है, यह भी उसी के लिए आवश्यक होती है, जिससे फिर जो डीएनए होता है वह बाइंड होता है, तो यह हिस्टोन प्रोटीन हो गया। और इसके साथ ही इसमें हम देखेंगे कि जो भी मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, इनका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है।
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी जो भी डीएनए का एक खंड है उसे ट्रांसफर स्थानांतरित उसी में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। और उसी के बाद सेकेंड है हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सीक्वेंस डीएनए भी कहते हैं। और इनकी कॉपीज़ क्या होगी, लाख में होगी, कई लाख हो सकते हैं। और इसकी कॉपीज़ क्या होगी, छोटी होगी। अब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इनकी कॉपीज़ क्या होती है, इससे अपेक्षा छोटी होती है। और ये किससे जुड़े होते हैं, जो भी क्रोमोजोम्स होती हैं उनके हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होती हैं, जो सेंट्रोमियर रीजन होती हैं उससे जुड़े होते हैं। कौन, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटेटिव सीक्वेंस। और नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में ये क्या होते हैं, यूनिक होती हैं, ये रिपीट होती हैं इनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरीके से इस टेक्निक के माध्यम से जो सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी है उसका अध्ययन किया गया और दो तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था। जीनोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट यूकैरियोटिक्स में उनका हैप्लॉइड जीनोम का साइज। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह एग्जाम में आ सकते हैं और यह क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सभी का तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे हम यहाँ जो भी 6 हैं उसे हम देख लेते हैं। और यह पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि उनका साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ यूकैरियोटिक हैप्लॉइड जीनोम, तो जो हैप्लॉइड जीनोम है तो उनका साइज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, यानी जो बडिंग ईस्ट होता है। तो जो बडिंग ईस्ट है तो उनका साइज़ क्या होता है, और ये से हम क्या में देख रहे हैं, बेस पेयर में। तो 12 मेगा बेस पेयर होता है। ठीक है, 12 मेगा बेस पेयर किसका, बडिंग ईस्ट का, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी 12 मेगा बेस पेयर। और 1 मेगा बेस पेयर यानी 1 मिलियन बेस पेयर होता है। और 1 मिलियन आप जान रहे हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है, तो यह हो गया 12 मेगा बेस पेयर। फिर है दूसरा सेनोहेरेबिटिड्स एलिगेंस यानी नीमेटोड्स। ठीक है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है नीमेटोड्स। तो नीमेटोड्स का साइज क्या है, 100 मेगा बेस पेयर। नीमेटोड्स का 100 मेगा बेस पेयर। फिर है एरोप्डेप्सिस थैलियाना। तो यह हो गया मस्टर्ड प्लांट जो होती है, यानी सरसों का जो पौधा है, तो उनका जो जीनोम साइज है तो वह हो जाता है 140 मेगा बेस पेयर, 140 मेगा बेस पेयर। ठीक है, एरोप्डेप्सिस थैलियाना मस्टर्ड का 140 मेगा बेस पेयर। ड्रोसोफिला मेलेनागास्टर यानी जो फ्रूट फ्लाई है, तो इसमें बहुत सारी स्टडी भी किए गए हैं। तो जो ड्रोसोफिला मेलेनागास्टर है तो इसमें होता है 170 मेगा बेस पेयर, 170 मेगा बेस पेयर। ठीक है, होमोसेपियंस, तो यह इम्पॉर्टेंट है यानी ह्यूमन बॉडी का, तो 3200 मेगा बेस पेयर। तो या इसे हम इससे याद रखें तो ज़्यादा सुविधा होगा, 3.2 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, या 3200 मेगा बेस पेयर या 3.2 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, और आगे है ओराइजा सटाइवा यानी राइस। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है वो 470 मेगा बेस पेयर होता है, 470 मेगा बेस पेयर। ठीक है, तो ये कुछ हैप्लॉइड जो भी यूकैरियोटिक हैप्लॉइड जीनोम है तो उनका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इनमें इसका चार्ट भी है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सा साइज़ यानी किस रेंज के अंतर्गत आता है जो भी उसका साइज है। तो इसका जो चार्ट है उसे मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही जो भी इसका जो नोट्स है तो आप उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है वह ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे और भी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ तो उसका जो भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो सारे टॉपिक्स के जो भी PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया जीनोम के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।